जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप क्या खैरियत से होंगे बच्चों। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। दुआएं पढ़ी दो तीन। पहले सबसे पहले आगाज़ करने से पहले इनका मतलब पहले दिन ही, फिर रोज़ाना बस पढ़ा करेंगे हम। रब्बी ए मेरे रब, इशरा खोल दे ली मेरे लिए सदरी मेरा सीना, वयस्सिर और तू आसान फरमा दे ली मेरे लिए अमरी मेरा काम, वाहलुल और खोल दे उक़दतन गिरा मिन लिसानी मेरी ज़ुबान की, यफ़क़हू क़ौली जो मैं बात कहूँ वो अगला समझ जाए। तो जब हम पेपर देने बैठे हों तो बस हम ज़हन में यहाँ पर ले आएँ, जो हम लिखें वो हमारा ICAP एग्ज़ामिनर समझ जाए। तो बाकी सारी चीज़ें यही हैं, मेरा सीना खोल दे कि आंसर आ जाए मेरे जहन में सारे, मेरा काम आसान फरमा दे। तो काम तो हम वैसे ही डिपेंडेंट हैं। ज़ुबान की गिरा खोल दे कि जहन थी ना, लुकनत थी तो गलती से आ जाए इधर इस साइड पर आ जाए, गलती से नहीं, वाकई पोस्ट में चीज़ है। अच्छा जी, रब्बी ए मेरे रब, यस्सिर तू आसान फरमा दे। वैसे अभी अरबी पढ़ रहे हैं हम थोड़ी सी, यही है। हाँ वो बाद में मिक्स हो जाएगी। अभी पोस्ट आज 2 दिन के लिए पोस्ट है, बाद में मिक्स हो जाएगी। ऐ मेरे रब तू आसान फरमा दे, वला तो असर और तू इसमें मुश्किल ना डाल, व तम्मिम और मुकम्मल फरमा दे बिल खैर खैर के साथ। तो जोन सी भी चीज़ हम शुरू कर रहे हैं, आज हम ये पोस्ट पैच शुरू कर रहे हैं, तो ऐ मेरे रब तू आसान फरमा दे और तू इसमें मुश्किल ना डाल और तू इसे खैर के साथ मुकम्मल फरमा दे। हम रोज़ाना ये पढ़ेंगे, रोज़ाना CMA के लिए ये पढ़ेंगे, रोज़ाना वाली क्लास के लिए ये पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खैर के साथ मुकम्मल हो जाएंगी और आपको ये दुआएं याद भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैं रोज़ाना पढ़ूँगा। मतलब समझने के लिए आप पहला दिन का लेक्चर क्या करें, YouTube पे भी अवेलेबल होगा अगर किसी ने फ़िज़िकल सिर्फ लिया, और अगर किसी ने ऑनलाइन भी साथ दिया फिर तो उसको उसके पोर्टल के ऊपर भी मौजूद होगी। तो जिसको मतलब भूल जाए वो पहले दिन की स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, PDF भी मिल जाएगा, सारा कुछ अवेलेबल होगा, तो इंशाल्लाह ये आपको याद आ जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, अल्लाह मैं सवाल करता हूँ, इल्मन नाफ़िअन ऐसे इल्म की जो नफ़ा बख्शो। मैं पढ़ता बाद में ये हुआ, अमलन मुतक़ब्बिलन और अमल ऐसा जो मुतक़ब्बिल मकबूल हो, वरिज़्क़न तय्यबा और ऐसा रिज़्क़ जो तय्यब हो, पाक हो। तो अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की भी तौफ़ीक़ दे, और रिज़्क़ हलाल होगा तो इंशाल्लाह वो तय्यब पाक भी होगा, और हमारे लिए जितना भी होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके अंदर हमें क्या कर देगा, सुकून भी देगा और राहत भी देगा, और इंशाल्लाह आसानियाँ भी देगा। तो ये तो चंद हो गई दुआएं। अब आप लोगों ने बताना है कि बेटा रीज़न ऑफ फेलियर क्या है, व्हाट आर द रीज़न्स ऑफ फेलियर इन योर ओपिनियन। आपके ख़्याल में क्या वजह है बच्चों के फ़ेल होने की या हमारे फ़ेल होने की। मैंने एक भी अपने पास से नहीं लिखनी, या ICAP की तरफ से बात होगी या आपकी तरफ से बात होगी। जो आप लोग बताएंगे आराम आराम से आपके ज़हन में आएगी, वो हमने डिस्कस करनी है। रोज़ का काम पेंडिंग कर देना, रोज़ का काम रोज़ ना करना। पेंडिंग ऑफ वर्क जी, और टेस्ट्स ना देना, वीकेंड पे घर चले जाना। हाँ अच्छा जी,
वीकेंड पर क्लासेस मिसिंग। और समटाइम्स ऐसा होता है कि पूरा सेशन आपने पढ़ा तो होता है बट रिजल्ट एग्जाम्स वाले लास्ट मंथ में उस तरह से नहीं आप पढ़ पाते। लास्ट मंथ नॉट स्टडीज़ की क्या रीज़न है वैसे? सर बुक से ऐसे करना लाइक सिलेबस आपको टैकल नहीं करना आ रहा तो उसी सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, मीन्स हम बहुत लेंथी मेथड से पढ़ रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता कि जी यार कोई समरी भी चीज़ होती है, किसी ब्ला का नाम होता है, ऐसे ही है। पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है जी। ओवरलोड ऑफ वर्क इन लास्ट मंथ। बाज़ औक़ात क्लासेस भी हम एंड पर लेकर चल रहे होते हैं, क्लासेस समटाइम्स 15 अगस्त 20 अगस्त को ख़त्म हो रही होती हैं, कुछ ऐसा भी मसला होता है आपके साथ? मेरी क्लास तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी टारगेटेड डेट पर। प्री बैच की टारगेटेड डेट है 31 जुलाई और पोस्ट बैच की तकरीबन 1 वीक बाद, मीन्स अगस्त के अंदर फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह एंड हो जाएंगी हमारी क्लासेस। मीन्स आपके पास एम्पल टाइम होगा इंशाल्लाह रिवीजन करने का। ये नहीं काम होगा कि 15-20 तारीख तक हमारी क्लासेस चल रही हैं, ये तो एंड हो जाएंगी इंशाल्लाह। और बताएं, कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो सवाल आप पूछिए। सवाल ना पूछना, नॉट आस्किंग क्वेश्चन टू फ्रॉम टीचर, शाय होना, ऐसे कह सकता हूँ कि दूसरे बच्चे पता नहीं क्या कहेंगे। कि पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट पूछ लिया, मजाक उड़ाएंगे। यहाँ पर नहीं, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आपने पेपर पास करना है तो क्वेश्चंस पूछने, क्वेश्चंस करने, आगे और कोई रीज़न? बस इतनी थोड़ी सी। कैलकुलेशंस भी जो हम क्लास में कैलकुलेशंस करते हैं उतने, लेकिन पेपर में थोड़ा सा वो हो जाता है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को जो मुख्तलिफ जगहों से आप पढ़ कर आए हैं, पेपर नहीं दिया पोस्ट तक, लेकिन मैं वैसे ही ये मेरा वो है। ठीक है, कैलकुलेशन पेपर में नहीं हो पाती हैं, पेपर में कैलकुलेशन ना होना, इस टेक्स्ट में मैंने ये थोड़ा सा फेस किया एकदम से, तो इसलिए ठीक है। पहले पढ़ा तो हुआ है ना आपने थोड़ा बहुत, किसी की बुक तो होगी आपके पास? हाँ, पढ़ा हुआ आपने, पेपर दिया या नहीं दिया, दैट डजंट मैटर। मैंने नहीं पढ़ा हुआ, तो मतलब अगर आप पोस्ट बैच में अगर ऐसा बच्चा ज्वाइन करता है जिसका काइंड ऑफ जीरो पे पीआरसी है, मैंने उसको भी टैकल करना है। कोई बच्चा मार्च में पीआरसी करके बैठा है, ऐसे लेकर चलें कि हम जीरो से हैं, मतलब तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक बच्चा पीआरसी मार्च में किया, उसने R1 रख लिया, किसी सीनियर ने उसे मशवरा ही सही नहीं दिया, अब उसके दिमाग में आया यार बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, पोस्ट बैच शुरू हो रहा है, एक ज़ीरो से काम स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्यों ना ले लूँ। ऐसे ही है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, लाजमी ने क्लास में बैठे हो, ऑनलाइन में हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ कि मैं सीएम में ऐसे करूँ कि सारा का सिरा सीएम में भी हो जाए, ताकि मेरा MFA अनलॉक हो जाए। R1 पढ़ूँ तो मेरा R2 अनलॉक हो जाए। तो ऐसे स्टूडेंट होंगे, मेरे माइंड में है, मैंने तो ऐसे पढ़ाना है, ऐसे लेकर चलना है कि बच्चों को जो ज़ीरो पर भी हैं वो भी समझ जाएं और जो एक दफ़ा पढ़ चुके हैं वो भी समझ जाएं। ये मेरे माइंड में है, इस चीज़ की फ़िक्र आपने नहीं करनी है, आपने बस जैसे मैं करवाता जाऊं आपने वो काम करते जाना है, आपका पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ठीक, चलें अब मुझे फीडबैक दें जिन्होंने पढ़ा हुआ। क्या ऐसा होता है CMA की प्रैक्टिस में कि आप क्वेश्चंस करते हैं और जब आप सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन ICAP के फॉर्मेटेड पे मौजूद हैं और आपको समझ नहीं लगती, क्लास में किसी और फॉर्मेट में किया है और सॉल्यूशन किसी और फॉर्मेट में पढ़े हुए हैं? मुख्तलिफ लोगों से पढ़ा होगा आपने, कैसा होता या नहीं होता? अच्छा, सी में फर्स्ट टाइम पढ़ा है, पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया।
नहीं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनसे सवाल है। फर्स्ट टाइम, अच्छा, ये तो फिर बहुत अच्छी बात होगी कि फर्स्ट टाइम में पढ़ने वाले काफ़ी बंदे मौजूद हैं, तो फिर तो आपकी भी थोड़ी सी क्या हो गई, रिलैक्सेशन हो गई कि बहुत सारे बच्चे क्या हैं जो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं। तो सर मैंने पहले पढ़ा हुआ है, सन्नासी से पढ़ा था, ठीक है, और रहा भी कोई 42 पर ही है, बट मुझे ये हो रहा है, ये ना हो कि मुश्किल हो मुझे आपसे पढ़ना और सन्नासी से पहले पढ़ा हुआ है। मेथड मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे ऐसे फेल होके भी, जिन्होंने मुझसे पहले कभी किसी ज़माने में R1 पढ़ा था, ठीक, तो वो वे बैक आए और उन्होंने बताया कि आपके मेथड वे इजियर है, ठीक, और आपको पहले 15 से 20 दिन पढ़कर ये फीलिंग आ जाएगी इंशाल्लाह। कितने दिन? 15 से 20 दिन पढ़ के आपको ये फीलिंग आ जाएगी। हाँ, मैं उनकी तरह इस तरीके से नहीं लिखवाता कि मेथड 1 सिनेरियो 2 सिनेरियो 3, ठीक, उनका तरीकाकार और है, ओबियसली हर टीचर का तरीकाकार और है। मैं करवाता हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड। एक कॉन्सेप्ट चल रहा है तो आपको खुद ब खुद फीलिंग आएगी ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक, आपको 15-20 दिन पढ़कर ये फीलिंग आ जाएगी कि ये कैसे हो रहा है और वो कैसे था, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप पढ़ेंगी, आपको मज़ीद स्पीड में क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगी। मीन्स जो काम आप अगर 80 मार्क्स का पेपर कर रही हैं तो आप इंशाल्लाह 100 मार्क्स का पेपर करेंगी। ओबियसली आपके पास डबल नॉलेज हो जाएगा। आप मुझे भी बताइएगा कि मेरे मेथड कौन से डिफ़िकल्ट है, फीडबैक कि नहीं सर यहाँ पर आपका मेथड डिफ़िकल्ट है से, ठीक, हर बंदे का अपना तरीकाकार है। कुछ बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स में जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड करते हैं। मेरा तरीकाकार इंशाल्लाह मिक्स टाइप आएगा आपके लिए। जहाँ पे शॉर्टकट लगना चाहिए वहाँ पे शॉर्टकट में काम होगा, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जाना है वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप करेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा, पेपर आराम से पास हो जाएगा। बहुत सारी जगहों पर जो प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया वो यही दिया है कि जब वो क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं और फिर आंसर देखते हैं तो तब उन्हें आंसर देख के एकदम से हौल उठता है कि अब ये आंसर मैच नहीं हो रहा, गलती कहाँ पर है। तो उसका हल ये है कि मैंने अपनी बुक में तकरीबन 200 प्लस पास पेपर रखे हुए हैं। इनमें से लगभग 180 पास पेपर के नज़दीक ऐसे होंगे जो ऑन क्लास फॉर्मेट्स होंगे। क्या होंगे? 180 प्लस पास पेपर क्या होंगे? ऑन क्लास फॉर्मेट्स होंगे। और जो लगभग 20 हैं वो फॉर्मेट्स आई कैप के फॉर्मेट और मेरे फॉर्मेट में कोई फ़र्क नहीं है। वो इतना फ़र्क है कि वो आपको आराम से अंडरस्टैंडिंग हो जाने वाले हैं, इसलिए उन पे मैंने मेहनत नहीं की। वो FOH के चैप्टर के हैं जिनका फॉर्मेट तकरीबन सब टीचर्स का ही क्या है, मिलता जुलता है। वो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसके अंदर कोई मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ। वो जिस वक्त बुक बनाई थी उस वक्त नहीं काम किया था, अगली जो आएगी उसके अंदर वो भी मज़ीद फॉर्मेट के ऊपर होगी। ठीक हो गया? एग्जाम में फेलियर की रीजन आएगी सीबी के काफी बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं होता। हाँ, नॉट कंप्लीट द पेपर फुली। क्या रीजन है, क्यों नहीं होता कंप्लीट? प्रैक्टिस नहीं होती, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। प्रैक्टिस नहीं होती, टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। अगली चीज़ है लेंथी मेथड्स होते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस। उफ, ये कैसे हो सकती है? पेपर प्रेशर। टेस्ट पेपर शुरू में हमने गलतियाँ की होती हैं, क्लासेस मतलब होमवर्क ना करना रेगुलरली, या टेस्ट ना अटेम्प्ट करना।
टेस्ट अटेम्प्ट ना करना, तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो कि कंबाइन होके पेपर में ऐसा होता है कि हम पेपर मुकम्मल नहीं कर पाते। अच्छा, टेस्ट की बात की है, क्या टेस्ट मैयर हैं पेपर पास होने के? मेरा क्वेश्चन है, क्या टेस्ट मैयर हैं पेपर पास ना होने के? जी, एक बंदा है जो सारे टेस्ट फेल करता है, क्या वो पेपर पास कर सकता है? जी, एक भी टेस्ट पास नहीं किया उसने, सारे टेस्ट देता रहा, सारे फेल करता रहा, पेपर पास कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और एक बंदा है जो सारे टेस्ट पास करता है, आज का पेपर फेल कर देता है, ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। मैंने अपनी थ्रू आउट CA सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट दिया हुआ, आई थिंक सो। कितना? एक टेस्ट दिया हुआ। मेरा पूरा कैफ सेल्फ स्टडी पर है, विद आर्टिकल्स है। क्या है? आर्टिकल्स के साथ सेल्फ स्टडी पर है। उसके बाद CA फाइनल में जाके मैंने क्लासेस ली थी, वो भी तब क्लासेस ली जब मैं फेल होना शुरू हो गया, मींस उस वक्त सेल्फ स्टडी काम नहीं की, क्योंकि एक हाई लेवल पर चला गया मामला बहुत ही ज़्यादा, और वो मेरे भी बस से क्या हो गया, बाहर हो गया। और उस ज़माने में ये ऑनलाइन वाला सिलसिला तो था ही नहीं कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकें या ऑनलाइन कुछ और कर सकें। अब आप जॉब कर रहे हैं, घर को मैनेज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप CA फाइनल को पढ़ रहे हैं, तो टेस्ट किस वक्त देंगे? और उस ज़माने में ये CA फाइनल के तो टेस्ट हुआ ही नहीं करते थे, कोई ख़ास क्लासेस ही हुआ करती थी, टेस्ट वगैरह कोई ख़ास कोई लेता ही नहीं होता था। ये तो अब इतनी ज़्यादा फैसिलिटी आ गई, कोई हद नहीं। ऑनलाइन की फैसिलिटी, क्लास की फैसिलिटी, फिर ऑनलाइन प्लस क्लास कॉम्बो फैसिलिटी, एक क्लास मिस हो जाती है तो भी कुछ ज़्यादा ईजी, कोई ज़्यादा ईजी ले लिया है बच्चों ने पेपर को, कि अच्छा आज नहीं लिया तो कल, फिर अगला मसला ये आ गया कि आज क्लास नहीं ली, कल जाएंगे तो समय नहीं लगेगी, अगले दिन आना नहीं है। अच्छा मैं पहले पिछला कवर कर लूँ फिर आऊँगा या आऊँगी, वो कवर होता ही नहीं। हालांकि हमें पता है कि 3, 4, 5 दिन बाद अगला टॉपिक शुरू हो जाना है। एक दिन नहीं समझ लगी, अगले दिन नहीं समझ लगी, तो 2 दिन का 3 दिन करके कुछ मेहनत करके उस पिछले को पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, कवरेज हो जाएगी। वो करने की बजाय हम लोग घर में बैठ जाते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं, और फिर 3 दिन पीछे, फिर 5 दिन पीछे, फिर हफ्ता पीछे, फिर 2 हफ्ते पीछे। एंड पर पता चलता है सर ने 31 जुलाई को ख़त्म कर दिया है कोर्स, जबकि हम घर में बैठे हुए 20 अगस्त को भी लेक्चर ले रहे हैं। या अगर मार्च में पेपर है तो 31 जनवरी एंड कर दिया है सर ने, और हम 20 फरवरी को भी लेक्चर ले रहे हैं बैठे। जब ऐसा काम होगा तो फिर ना तो रिवीजन हो पाएगी, ना ही आप अपना माइंड एक्टिविटी कर पाएंगे, और ना ही आप पेपर पास कर सकेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे लैक करते हैं वो माइंड एक्टिविटी है। दिमाग चलाना ही नहीं हमने तो क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं समझ लगी, चलो सोल्यूशन देखते हैं, अच्छा ये था, ये तो मुझे आता है, फिर क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये काम नहीं करना, पहले अपना दिमाग लगाना है, भले गलत हो जाए, भले गलत साइड पर चले जाए। अभी हमारे पास 3-4 महीने हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने पढ़ने के, 1 महीना रिवीजन का। प्रेजेंटली वी डू हैव द टाइम। अभी हम क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, हम उससे लर्न कर सकते हैं, एंड पर नहीं होगा कोई और रीज़न ऑफ फेलियर, नहीं तो फिर एग्जामिनेशन के तरीके पे चले जाएंगे एग्जामिनर के। पेंडिंग वर्क की तो वो हाल मैंने दे दिया, टेस्ट आप देंगे। टेस्ट एक चीज़ सिखाती है, वो सिखाती है आपको टाइम मैनेजमेंट। मेरे नज़दीक सिर्फ और सिर्फ ये सिखाता है, मेरे नज़दीक ये मैयर नहीं है पेपर पास करने का। रीज़न क्या, मैं
पूरा CMA का एक चैप्टर एक टेस्ट में या 2 टेस्ट के अंदर चेक कर सकता हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग को ही ले लें जिन्होंने पढ़ा हुआ है, वेरिएंस को ले लें, किसी भी चैप्टर को ले लें, क्या मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक टेस्ट के अंदर फिल इन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। उसके अंदर होता ही है कि आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन करके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं, ये फ़ायदा होता है उसका सारे, और कोई एक आधा टॉपिक उसके अंदर से आ जाता है और वो आप कर लेते हैं। और बाज़ बात होता ही है कि आपने रिवीजन में भी बस वही किया होता है, वो कर लिया, आपका टेस्ट पास हो गया और बाकी आपने लैग कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर एंड पर जाके वो क्या होता है? फेलियर। तो जो सारे पास करता है टेस्ट वो हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंट। आपने इससे भी बचना है। और जो टेस्ट फेल करता है वो हो जाता है लो कॉन्फिडेंस का शिकार। आपने इससे भी बचना है। आपने सिर्फ जाना है किसके साथ? गो विद कॉन्फिडेंस। आपने पेपर में इसके साथ जाना है। वीकेंड क्लासेस की मिसिंग, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप वीकेंड की क्लास मिस करते हैं तो यू शुड हैव अ पोर्टल। आप बस में जाते हुए चाहे वो क्लास ले रहे हों, चाहे घर में बैठ के क्लास ले रहे हो, आपने मिस नहीं करनी। अगले दिन आप आए तो आप क्लास के साथ हों। लास्ट मंथ आपकी स्टडी नहीं हो पाती तो ये तो स्टडी होनी चाहिए। साथ साथ अभी से ही, आज से ही बुक के ऊपर निशान लगेंगे कि इस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट मुश्किल है, इस क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट मुश्किल है। तो एंड पर आपके पास पूरे चैप्टर में से 10 से 15 एडजस्टमेंट्स होंगी जो कि आपको जस्ट रिवाइज करनी होंगी। कितनी? 10 से 15 एडजस्टमेंट, और आधे घंटे के अंदर पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? आपकी चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। या घंटा लगा लें, 10 चैप्टर, हर एक चैप्टर 1 घंटा, एक दिन के अंदर आराम से पेपर वाले दिनों में रिवीजन होनी चाहिए और तमाम मुश्किल एडजस्टमेंट्स आपके माइंड से गुजरनी चाहिए। ओवरलोड ऑफ वर्क, अभी मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, आज से स्ट्रेटेजी करके चलेंगे। मैं क्लास में भी बार बार बोलूँगा कि ये एडजस्टमेंट देखो मुश्किल है, इसको क्या कर लो? हाईलाइट कर लो। पास पेपर जब करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने पूछना है। पेपर की कैलकुलेशन आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। पूरा CMA, होल CMA जो है तकरीबन बेस कर रहा है 6 फार्मूलाज के ऊपर जो बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। यही से हम कल आगाज़ करेंगे और हो सकता है आज से ही आगाज़ कर लें। 6 फार्मूलाज के ऊपर पूरा CMA खड़ा हुआ है। कितने फार्मूलाज पर? ओनली 6 फार्मूलाज जो बार बार हर क्वेश्चन में, हर दूसरे क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं। ये मेरा एनालिसिस है। बाकी हर चैप्टर का अपना अपना है सिनेरियोज, लेकिन बाकी चीज़ों में ओनली 6 फार्मूलाज हैं जिनके ऊपर क्या है? CMA बेस कर रहा है। होता ये है कि हमें वो 6 फार्मूलाज पता नहीं है या कोई इस तरीके से डिस्कस नहीं कर रहा। वो डिफरेंट जगहों पर वो फार्मूलाज डिस्कस हो रहे हैं। ये 6 फार्मूलाज के ऊपर ही बहुत सारी, मैं बार बार इसी के ऊपर आ रहा हूँ कि ये देखो हमने वो 6 फार्मूलाज पढ़े थे, उनमें से एक ही फार्मूला ही है। और आपको 6 फार्मूलाज करने तो मुश्किल नहीं होंगे। तो बुक आप ले लेंगे या आपको मिल जाएगी या आपके पास होगी। अगर कोई फाइनेंशियली बियर नहीं कर सकता तो सॉफ्ट में मैं दे दूँगा। किसी ने नहीं लेनी तो मुझे कोई मसला नहीं है, सॉफ्ट में भी बच्चों के पास अवेलेबल होगी। मैंने पिछली अटेम्प्ट में पब्लिकली शेयर कर दी थी। अब हर बच्चा इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, चाहे मेरा स्टूडेंट हो या ना हो। एक चीज़ ये है कि अब आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या आप लोगों के माइंड में ये है कि जी CMA में फॉर्मेट्स नहीं होते हैं? फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले कोई ना कोई तो सीनियर्स ने उड़ा के दी होगी ये ऐसी बात। सुना है कि CMA में फॉर्मेट्स नहीं होते। ये आप लोगों ने सुना है। बेटा जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है ना, कह लें डिसीजन मेकिंग, उसमें भी फॉर्मेट्स है।
क्या हैं? फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट CMA में खुद बनाने पड़ते हैं, जो मैंने बनाए हुए हैं बुक के अंदर उसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व किए हुए, वही पैटर्न मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। जिसने किसी और से भी पढ़ा हुआ है उसको भी मसला नहीं होगा, क्योंकि हल्का सा क्या करना होता है, जस्ट हल्का सा ट्विस्ट करना होता है अपने कॉन्सेप्ट को, आप उस फॉर्मेट पे आ जाते हैं। तो इस चीज़ से ना परेशान होइएगा कि मेरे कॉन्सेप्ट्स हिल जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कॉन्सेप्ट्स हिल ना जाएं, तो कॉन्सेप्ट्स हिलेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव होंगे इंशाल्लाह, ठीक। तो हर चैप्टर के फॉर्मेट्स हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर हैज फॉर्मेट्स। हर चैप्टर के क्या हैं? फॉर्मेट्स हैं, और हम उन चैप्टर्स के ऊपर क्या करेंगे? काम करेंगे, फॉर्मेट्स के ऊपर काम करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरल पूछती हैं, उसके अंदर भी हम जो चीज़ें हमने लर्न की हैं उनके अंदर फिट इन कर सकते हैं। चलें जी, ये बात हो गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो एग्जामिनर के हिसाब से चलना है हमें, उसके ऊपर कि एग्जामिनर क्या कहता है, हमें करना क्या है। हमें पेपर की तैयारी करनी है ग्रेड वाइज। इस तरह से हमें पहले दिन से पता होना चाहिए ये ग्रेड क्या है और आपने इसको यूटिलाइज कैसे करना है, आपको पहले से हर चीज़ पता होनी चाहिए। 3 ग्रेड है हमारे। एक ग्रेड है पहला, दूसरा, तीसरा कॉस्ट फ्लो, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, कॉस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये मिनिमम मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स है। कम से कम इन हर ग्रेड में से ये मार्क्स तो आने हैं। अब पॉसिबल नहीं है 35 जमा 20, 55 जमा 30, 85, कोई 15 मार्क्स का तो वेरिएशन आएगी ना। हर ग्रेड में से कोई एवरेज के ऊपर जा रहा होगा, कोई मैक्सिमम पे जा रहा होगा, कोई हो सकता है मिनिमम पे जा रहा हो। ये हमें ट्रेंड एनालिसिस से पता चलेगा। कोर्स आउटलाइन में क्या क्या कुछ है, कौन कौन सा चीज़ मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स पे है। मैक्सिमम मार्क्स 8 हैं जॉब और सर्विस कॉस्टिंग के चैप्टर के कह लें, लेकिन कहने को है ये आइडेंटिफाई एलिमेंट्स के हैं, ओवरऑल नहीं है। तो जॉब और सर्विस कॉस्टिंग भी मैक्सिमम 20 मार्क्स पे फॉल करती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैक्सिमम 20 मार्क्स, मार्जिन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 20 मार्क्स, रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी वैल्यूएशन मैक्सिमम 20 मार्क्स। जो लेबर है उसके अंदर हमारे एग्जामिनर ने 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक दी हुई है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, इसके इंडिपेंडेंटली 8 मार्क्स बोले हुए हैं। इंसेंटिव प्लान्स, इसके इंडिपेंडेंटली 8 मार्क्स बोले हुए हैं। लर्निंग कर्व, इसके इंडिपेंडेंटली 8 मार्क्स बोले हुए हैं। तो अगर एग्जामिनर जैसे वो मिथ दूर कर रहा है बहुत सारी, अगर वो दूर करने पे आए तो वो खाली लेबर में से उठा के 20 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकता है, अगर बनाना चाहे। 8 जमा 8 जमा 8 कितने हुए? 24। तो मैक्सिमम 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो वो बनाना चाहे तो सिर्फ लेबर को ऊपर उठाकर वो पूछ सकता है, लेकिन अभी तक वो ऐसा नहीं कर रहा, वो 8 मार्क्स तक ही रह रहा है। FOH वाले चैप्टर के अंदर 20 मार्क्स। इन्वेंट्री वैल्यूएशन फिनिश गुड की लिखा हुआ है अप्लाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक 8 मार्क्स, लेकिन ये भी वो मैक्सिमम 20 तक लेकर जा सकता है, क्योंकि फिनिश गुड के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है मटेरियल, PRC में तो पढ़ा हुआ है, मैं कुछ बातें PRC की भी करूँगा। मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल, दूसरी चीज़ आती है बनाने में लेबर, तीसरी चीज़ आती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये 3 चीज़ें हैं PRC लेवल पर कम से कम पढ़ी हुई हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। तो ये 3 चीज़ों से ही एक चीज़ प्रोडक्ट बनती है। तो फिर क्या फिनिश गुड की इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गई और ओवरहेड्स। 3 चैप्टर इकट्ठे हो सकते हैं इसके अंदर, क्यों जी? हो सकते हैं। तो ये 8 मार्क्स वाली चीज़ क्वेश्चन 20 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है, 2-3 चीज़ें इकट्ठी करके। सिर्फ वैल्यूएशन टेक्निक्स के लिए 8 मार्क्स रखे हैं, बाकी सारी चीज़ें तो जब जंप इन होंगी तो कितने मार्क्स पूछ सकता है वो? 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पूछना चाहे तो। जॉब और सर्विस कॉस्टिंग इंडिपेंडेंटली 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। आगे जाके देखेंगे कैसे कैसे पूछ रहा है। अगला ग्रेड है कॉस्ट फ्लो का।
मिनिमम 20, मैक्सिमम 30 मार्क्स। प्रोसेस कॉस्टिंग इंक्लूडिंग जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ वो कहेंगे ये 2 चैप्टर है, मैं कहता हूँ ये एक ही चैप्टर है, मैंने एक ही चैप्टर के अंदाज से इसको पढ़ाना है। तो मैक्सिमम 20 मार्क्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, ये जॉइंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, मैं इन दोनों को भी तकरीबन एक ही चैप्टर कंसिडर करता हूँ। तो ये भी हो गए 20 मार्क्स। टारगेट कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर चैप्टर के अंदर घुस सकता है, एड अप हो सकता है, और कभी इंडिपेंडेंटली वेरी रेयर आता है, कभी कभी, अदरवाइज जुड़कर आता है किसी और चैप्टर के साथ। तो ये वाला चैप्टर एक 20 मार्क्स का है, ये भी पूछ सकता है 20 मार्क्स। तीसरा ग्रेड सीवीपी एक चैप्टर है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रेल, ईओक्यू, सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, ये 3 किस्म की चीजें हैं एक चैप्टर में। फिर एक रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर है। फिर एक डिसीजन मेकिंग के अंदर कितने सिनेरियोज दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 एक सिनेरियोज हैं, हर एक इंडिपेंडेंटली 20 मार्क्स का पूछ सकता है। इसके ऊपर उसने मिथ तोड़ी है इस दफा। पहले करता था एक इसमें से सवाल, एक इन 4 5 6 में से सवाल, और कभी कभी इसमें से भी सवाल। इस दफा उसने कहा नहीं, मैंने यहां से चूज करना है, एक ये चूज करना है, ये चूज करना है, ये चूज करना है। मैं पूरा का पूरा जो आई कैप ने जैसे ग्रेड दिया हुआ है वो दिखाता हूं आपको। उसने ये मिथ तोड़ दी है। उससे पहले भी उसने एक मिथ तोड़ी थी 3-4 अटेम्प्ट्स पहले, कि एक ही चैप्टर में से 2 सवाल नहीं आ सकते, वो भी उसने तोड़ दी हुई है। क्या ये ग्रेड ऐसे दिया हो? सीवीपी A1, B स्पेशल ऑर्डर, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर, C मेक और बाय डिसीजन, D फर्दर प्रोसेसिंग, E शटडाउन, F EOQ, G CFT स्टॉक, और एक H और भी है इस ग्रेड के अंदर। मैंने जस्ट दिखाने के लिए आपको किया। तो उसने इस दफा क्या किया, उसने यहां से आया और एक उठा लिया मेक और बाय डिसीजन, एक फर्दर प्रोसेसिंग उठा लिया, और एक ये उठा लिया। ये काम किया उसने। हर एक के सामने लिखा हुआ है T2 T2 T2। T2 का मतलब है मैक्सिमम 20 मार्क्स, T1 का मतलब है मैक्सिमम 8 मार्क्स। बस ये सीन किया उसने। तो उसने मिथ तोड़ दिया कि मैंने 3 चैप्टर्स जो है ना मैंने पूछने हैं, या 2 चैप्टर्स में से अलग-अलग से मैंने पूछना है। तो ये उसने मिथ तोड़ दी है। हमें अब ओरिजिनल सिलेबस सामने रख के पढ़ना चाहिए, कहीं से वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं गया। चलें जी, ये वाली बात हो गई। अब आते हैं कि पेपर में हमें क्या करना है, कैसे कैसे ट्रेंड एनालिसिस, क्या कौन कौन से मस्ट चैप्टर है। स्मॉलर ग्रेड हमेशा क्या होता है, इजी टू प्रेडिक्ट होता है। क्या होता है जी? स्मॉलर ग्रेड इजी टू प्रेडिक्ट है। ठीक है, क्या बताया हुआ जी? स्मॉलर ग्रेड कौन सा सबसे छोटा सा ग्रेड? 35 से 45 मार्क्स वाला, 20 से 30 मार्क्स वाला, या 30 से 40 मार्क्स वाला? 20 से 30। ये एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। सही नजर आ रहा है? ऐसे कर लें, कैसे करें कि ये इलाज हो जाए। चलें ठीक है, ये देख लें प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का एक चैप्टर है। बारियां लगी हुई हैं, क्या लगी हुई हैं? एक ट्रेंड में जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, एक अटेम्प्ट में सादा सवाल। क्या अभी सादा आया तो अगली अटेम्प्ट में सादा आ सकता है? जी हो सकता है। हमने लड़कर नहीं बैठना कि भाई तुमने ट्रेंड एनालिसिस से इधर उधर क्यों है। ये मेरे नज़दीक एक ही चैप्टर है। तो एक ये वाली चीज़ हो गई। क्या ये मस्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको? जी लाजमी सवाल नज़र आ रहा है? तो ये वाला चैप्टर क्या हो गया? लाजमी। अगली चीज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस। क्या आपको नज़र आ रहा है 15, 10, 8, 14, 8? ये भी क्या हो गया? मस्ट आने वाला सवाल हो गया। टारगेट कॉस्टिंग कभी आ जाता है, कभी
नहीं, इंडिपेंडेंटली एक आया हुआ है, वेरी रेयर। मैंने पहले बोला ये किसी और चैप्टर के साथ मिक्स होकर थोड़ा बहुत 2-3-4 मार्क्स का इसका कॉन्सेप्ट फिट इन हुआ होता है। अदरवाइज इस चैप्टर में से कितनी चीजें, इस ग्रेड में से 2 चैप्टर, दोनों क्या है मस्ट। कौन कौन से? एक वेरिएंस एनालिसिस और एक प्रोसेस कॉस्टिंग, मस्ट हो गए। अब अगली चीज देखनी है ये मिनिमम मैक्सिमम 20 से 30 मार्क्स या एवरेज के ऊपर किस पर जा रहा है? कह सकता हूं 30, 26, 28, 30, 29 ये तकरीबन मैक्सिमम पर है। मींस उसने इन 2 चैप्टर में से 28, 29, 30 मार्क्स पूछ लेने हैं। अगर मेरे 2 अच्छे चैप्टर तैयार हुए हों तो ट्रेंड एनालिसिस के मुताबिक क्या मैं 25 में से अच्छे से तैयार करके कोई 17-18 मार्क्स ले सकता हूं? ले सकता हूं ना? प्लानिंग करनी है आपने आज से बैठ के और लेकर चलना है। हम लोग करते हैं याद फलाना 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 जी। ये जो आपको ये जो मैं पढ़ाऊंगा ना यहाँ पर डेली बेसिस पर ये पीडीएफ शेयर हुआ करेगा। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लगेगा ड्राइव का एक लिंक। जो सी क्लास पढ़ाई जाएगी वो क्या होगी, आपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सही फोकस रखना। जो सी चीज क्लास में करवाई जाए वो एज अ होमवर्क पहले नंबर पे होनी चाहिए और प्लस कुछ और वर्क। होगा क्या जब आप इंडिपेंडेंटली क्लास वर्क खुद ही करेंगे जुबानी, तो कुछ ना कुछ माइंड एक्टिविटी करेंगे, खुद परफॉर्म करेंगे, खुद लिखेंगे, तो फिर जो सी चीज़ क्लास में की होगी वो क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आ जाएगी। आपके पास पीडीएफ होगा, आप आराम से पीडीएफ क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, कंपेयर कर लेंगे जो सी चीज़ क्लास में की है और जो आपने रजिस्टर पर नोट किया कहाँ पर गलती आई है, विदाउट सीइंग द होल लेक्चर। घर में बैठ के आराम से क्या उठाएं, एक आधा पीडीएफ, उससे क्या कर लें, कंपेयर कर लें। जो सी बातें मैं कोई ना कोई उर्दू में लिख दूं वो अपने पास क्या कर लें, नोट कर लें और उनकी एक समरी भी बनाते जाएं। कोई इंग्लिश में लिख दूं उनकी भी एक समरी बनाते जाएं। लें जी, 2 चैप्टर मस्ट हो गए। मैक्सिमम किस पर जा रहा है, ये मैक्सिमम लेवल पर जा रहा है ये वाला ग्रेड। अगला स्मॉलर ग्रेड कौन सा, 30 से 40 मार्क्स। रीसेंट अटेम्प्ट में डिसीजन मेकिंग में से उसने अभी मिथ तोड़ी है। 10 मार्क्स का एक सवाल, 10 मार्क्स का एक सवाल, 15 मार्क्स का एक सवाल पूछा और 35 के 35 मार्क्स कहां से दिए हैं, डिसीजन मेकिंग। लेकिन क्या इस अटेम्प्ट से पहले क्या सिचुएशन चल रही है, क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में से क्वेश्चन आ रहे हैं? ये रूटीन में 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ये 16 मार्क्स लिखा है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये 2-2 क्वेश्चन है। तो कह सकता हूं ये एक रूटीन में एक सवाल आ रहा है इसका और 15 मार्क्स से करीब आ रहा है। तो फिर अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस के मुताबिक जाऊं तो ये 2 चैप्टर तो एक बिल्कुल मस्ट वाले हो गए ना, मिथ वाली, करंट मिथ को तोड़कर। डिसीजन मेकिंग ने तो आना ही आना है, वो तो छोड़ नहीं सकता। कम से कम 30 से 40 मार्क्स पूरे करने के लिए एक चैप्टर में से एक चीज पूछ ली है, 15 मार्क्स पूछ लिए हैं, तो कम से कम तो दूसरा चैप्टर पूछना ही है ना। क्यों जी बोले, 30 मार्क्स मिनिमम पूरे करने के लिए कम से कम तो 2 सवाल पूछे जाने हैं। 2 से 3 जरूर पूछे जा सकते हैं, 4 जरूर पूछे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 चैप्टर तो टेस्ट होंगे या कम से कम 2 सिनेरियो तो टेस्ट होंगे एट मिनिमम। वो 3 पर जा सकते हैं, वो 4 पर जाया जा सकता है। तो लिहाजा कह सकता हूं इसमें से 2 चैप्टर तो हो गए मस्ट। तीसरा चैप्टर है सीवीपी का, इसके बगैर गुजारा, इसके बगैर भी नहीं है। अगर हम इसके बात करें तो कोई एक आधी अटेम्प्ट छोड़कर लाजमी तौर पर पेपर में आ रहा है, आता कम का है, 7, 8, 9, 10 मार्क्स का। इससे अगर मैं बड़ा एनालिसिस लूं, पूरा
2016 से लेके अब तक का, तो फिर देखूं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यहाँ पर थोड़ा सा फ्लॉ था, लेकिन अब वो नहीं है। अब जाके उसने इस टाइम में फिर से हल्का सा दे दिया। डिसीजन मेकिंग में कोई चक्कर ही नहीं। सीवीपी में 8, 7, 10, 16, 12, फिर कुछ ब्रेक, फिर 12, 8, 11, 10, इसकी मैक्सिमम लिमिट 10, 11 मार्क्स की है। तो इस लिहाज से अगर मैं कहूं कि तैयार करना है तो ये भी मस्ट हुआ, अच्छी तैयारी करनी है तो, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकता। अब आ जाए पहले ग्रेड पे। क्या आप लोगों ने सुना है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कोई खास नहीं आता होता? क्यों जी? पुराने बच्चे खास तौर पर, ये पिछला एनालिसिस, अगर कोई ये वाला एनालिसिस लेकर चलेगा ना तो देखेगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो आता ही नहीं होता। कोई ये आ गया, अब नहीं आएगा। जब ये ग्रेड आया था, मैं उस दिन से आज तक बोलता हूं कि ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक मस्ट चैप्टर है, इसने आना ही आना है। उसकी रीज़न पूछे कि क्या है, शायद पता नहीं आपने सुनी हो या नहीं सुनी हो। चले मैं बता देता हूं उसकी रीज़न क्या है। पुराने ज़माने में यहाँ तक इन्वेंट्री वैल्यूएशन इंट्रो में भी था फुल फ्लैश, और FAR 1 में भी था। चलो भाई, क्यों बुरा मना गए हो? बुरा मना गया ये। इंट्रो में FAR 1 में पूछा जाता था। इंट्रो भी फुल फ्लैज हुआ करता था, PRC में नहीं था, कैप में था, और FAR 1 भी फुल फ्लैज होता था, और उसके बाद जाके CA में पूछा जाता था। तो आप खुद बताएं, क्या ज़रूरत है एक बच्चे को जिसको नॉलेज इंट्रो में भी और FAR 1 में भी फुल फ्लैज इन्वेंट्री वैल्यूएशन पूछा जाता रहा है, तो फिर CA में भी पूछा जाए? या दूसरे टॉपिक ज़्यादा पूछे जाने चाहिए? दूसरे पूछे जाने चाहिए ना। और अगर इंट्रो में भी MCQs बेस पर हो और R1 में भी ना वो टॉपिक हो, कहीं पर ना हो, सिर्फ CMA में हो, तो फिर क्या वो पूछा जाना चाहिए? बस ये हालत हुई है। इन 2 अटेम्प्ट्स में इस वजह से नहीं आया कि इन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ था। 2 अटेम्प्ट्स ने छोड़ी कि इन बच्चों ने तो पढ़ा हुआ है, लिहाजा इन बच्चों की क्या है, खैर है, दूसरे टॉपिक्स पूछो। यहां पर आके ये काम शुरू हो गया, और ये एक मस्ट टॉपिक हो गया। तो फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, चाहे वो रॉ मटेरियल वगैरह की हो, चाहे वो फिनिश गुड की हो, एक मस्ट टॉपिक है। और मेरी आदत है, मैं तकरीबन 8 से 10 दिन इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे देता हूं। कितने दिन? आप लोगों ने पहले जिन्होंने पढ़ा हुआ है, शायद उन्होंने कहा हो कि ये तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 दिन काफ़ी हैं। आई डोंट नो बाकी क्या करते हैं। जॉब और सर्विस कॉस्टिंग एक चैप्टर है, ये बेचारा 1 दिन का चैप्टर है अगर हमने तरीके से पढ़ा हो। क्या है जी? 1 डे चैप्टर। ये जिस तरीके से हम पढ़ेंगे, अगर हम इसको नहीं भी पढ़ते, नहीं भी करते, तो भी हम पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह 1 या 2 दिन इसके ऊपर दूंगा। एक सवाल यही वाला करेंगे, एक सवाल कोई और करेंगे यहाँ पर कहीं से। अगर आप देखें जॉब और सर्विस कॉस्टिंग का ट्रेंड एनालिसिस, तो ये इस तरीके से आ रहा है, यानी कि 2016 से लेके 2024 तक मैक्सिमम 4 सवाल आए हैं। कोई 3, 4, 5 अटेम्प्ट्स के बाद कहीं पे ख्याल आता है, अच्छा चलो ये भी पूछ लेते हैं। ठीक, तो मेरे नज़दीक अगर मैं बात कहूं तो ये एक वाहिद चैप्टर ऐसा है जो कि किसी हद तक छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली भी डील हुआ होगा। लेबर, पुराना एनालिसिस देखते हैं।
लेबर। पुराने एनालिसिस में क्या है, इससे पहले क्या ये मस्ट टॉपिक में था और इसके बाद क्या ये मस्ट टॉपिक में शामिल हो गया? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ग्रिड का चेंज होना। पहले ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग में जम हुआ करता था, वहां पर एक आधी एडजस्टमेंट पूछी जाती थी। अब ये यहां पर भी पूछ लिया जाता है, ये यहां पर भी पूछ लिया जाता है। मैंने दिखाया हर एक क्या है 8 मास तक का पूछा जा सकता है, तो उसका एक सिनेरियो इसमें डाल दिया, एक सिनेरियो इधर डाल दिया। ठीक है, तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 3 ऐसी चीजें हैं जो किसी भी चैप्टर में क्या की जा सकती हैं, सम की जा सकती हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ऐसी जो बनानी है उसमें मटेरियल भी लगना है, उसमें लेबर भी लगनी है, उसमें ओवरहेड्स भी लगने हैं, तो कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर क्या किया जा सकता है, कुछ जा सकता। समझ लग रही है ना फर्स्ट टाइम पढ़ने वालों? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के नाम तो सुने हुए हैं ना, क्या नहीं सुने हुए? पीआरसी में पढ़े हुए हैं ना, इतने नाम तो आते हैं मेरा ख्याल है। जहाँ पे कहीं पे ना समझे वो रोक देना, जैसा जी ये नहीं समझ लगी या कि की जाते हो, ठीक है, उत्तों नहीं जाता गया लैंड कर रहा है, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो क्या फिर ये लेबर भी मस्ट टॉपिक हो गया? कोई उसने छोड़ा है कोई काम ऐसा जो वो टेस्ट ना करे? एक जॉब और सर्विस कॉस्टिंग हो गई। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, अगर मैं इसको एनालिसिस करूं तो ये 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद कभी कभी ये इंडिपेंडेंटली पूछता है, अदरवाइज ये क्या करता है, किसी और टॉपिक के साथ इस कॉन्सेप्ट को जम कर देता है। ठीक, और अब ये ड्यू हो चुका है। अब क्या हो गया भाई, ये ड्यू है, देख रहे हैं ना? उसके मुताबिक अब ये 3 अटेम्प्ट्स गुजर गई हैं, तो अब ये क्या हो गया हुआ, ड्यू हो चुका है। किसी भी अटेम्प्ट में ये क्या आएगा, पूछेगा। ऑटम 24 में पूछ ले, नहीं पूछेगा तो उससे अगले अटेम्प्ट में ड्यू होगा। सो दिस वन इज ड्यू टू बी आस्क्ड। एबीसी कॉस्टिंग नया चैप्टर ऐड हुआ था जब ये ग्रिड चेंज हुआ था, मीन्स यहां पर ये ऐड हुआ था, और सिंस दैट डे मैं ये कहता हूं कि ये वाला चैप्टर पूछा जाना चाहिए है। हर अटेम्प्ट में मैं यहाँ पर भी बोला था ये ड्यू है, 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 यहाँ पर भी बोला था ये ड्यू है। ये पूछा जाना है, जब तक कि ये नहीं पूछा जाता। ये अब पूछा गया है, अब इसकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रही जितनी है होनी थी। स्टिल ये एक ऐसी चीज है जो ओवरहेड से मिलती जुलती है। क्या है? ओवरहेड से मिलती जुलती है। हम ये वाला चैप्टर अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये वाला चैप्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तरीका कार दोनों का क्या है? सेम। तो हम ये वाला चैप्टर करेंगे साथ ही ये हो जाएगा, या ये वाला करेंगे तो साथ ही ये भी हो जाएगा। तो हमने बस एक अंडरस्टैंडिंग करनी है, एक तरीकाकार करना है, तो दूसरा खुद ब खुद काफी हद तक डील हो जाएगा इंशाल्लाह। एक टर्म छोड़ी उसने, ये 16-18 8 मास का फैक्ट्री ओवरहेड्स पूछ रहा है। तो क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड भी मस्ट हुआ? क्यों बच्चों? तो फिर सारे ही मस्ट हो गए। कोई सिलेक्टिव स्टडी का कोई चांस जरा सा भी नजर आता हो, जरा सा कोई चांस एनालिसिस के मुताबिक नजर आता हो, और हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ओ यार वो वाला टॉपिक है, पहले नंबर पे तो हम ग्रिड ही नहीं देखते, ग्रिड वाइज चलना है, फिर सिलेक्टिव स्टडी कर कर दिखाएं मुझे तो फिर मैं मानूं। सिलेक्टिव स्टडी में ये कर सकते हैं यार मार्जिनल एब्जॉर्प्शन नहीं पूछा जा रहा, मैं छोड़ दूं, लेकिन वो ड्यू होने की वजह से नहीं छोड़ सकते। एबीसी कॉस्टिंग किसी हद तक छोड़ सकते हैं इस अटेम्प्ट में, कोई पता नहीं है रिपीट कर दे, इस वजह से नहीं छोड़ सकते। FOH ट्रेंड एनालिसिस के मुताबिक हिस्ट्री के अंदर अगर देखें तो ये एक टॉपिक यहाँ पर जब ये ग्रिड चेंज हुआ है उसके बाद से ये तकरीबन मस्ट टॉपिक हुआ पड़ा है। उससे पहले ये टॉपिक मस्ट नहीं था।
लेकिन जब से ये ग्रिड चेंज हुआ है, ये एक मस्ट टॉपिक तकरीबन हुआ पड़ा है। मैं अब क्या करूं? तो पूरे के पूरे उसने डिजाइन पेपर ऐसा कर लिया है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का कि वो हर टॉपिक उठा के क्या करता है, टेस्ट करता है। मैंने तो ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने रखा है, मुझे बस इतना ऐसा देखना है, इससे इधर इधर। ये पीछे वाला जस्ट चंद चीजों के लिए एनालिसिस के लिए है, अदरवाइज तो ये वाला रिसेंट हिस्सा है। तो अल्टीमेटली कोई चांस नहीं है सिलेक्टिव स्टडी का, और ना ही हमने करनी है। ले जी, रीज़न ऑफ फेलियर्स क्या क्या हैं। 24% रिजल्ट आया हमारा ऑटम में, इससे के बाद कितना आया, इस टाइम में 40% आया। बड़ा अच्छा रिजल्ट आया डिस्पाइट कि उसने और चीज़ें दे दी। ये भी और था रिजल्ट 56%। इसमें इंतहाई आसान पेपर दे दिया था स्प्रिंग 23 का। तो रीजंस क्या हैं? सिलेक्टिव स्टडी, रिक्वायरमेंट सही से ना पढ़ना, की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप ना होना, सिलेबस कवरेज। इससे पिछला कमेंट में क्या है? लैक ऑफ स्टडी, examinee tend to attempt answer without strategizing the approach and format. फॉर्मेट ही नहीं बच्चों को पता कि कैसे करना है, बस आओ देखा ना तो पता नहीं कैसे करना है, शुरू कर दिया अन्नेवा, मैं भी चला अन्नेवा, वो भी चले अन्नेवा। ठीक है जी। ऑटम 22, एक्सेसिव टाइम, इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, खाम खामे टाइम लगा देना, मीन्स टाइम मैनेजमेंट ना करना, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये नए जो बच्चे हैं उनके आंसर स्क्रिप्ट उतने अच्छे नहीं रहे इस स्टैंड में, ये वो कह रहा है, प्रैक्टिस नहीं थी उनकी। सिलेक्टिव स्टडी, डिटेल एंड रिक्वायरमेंट्स का गौर से ना पढ़ना, इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उससे गौर से ना पढ़ना, की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिटेल्स जो दी गई हैं वो सिंपली इग्नोर कर देना, सिलेबस कवरेज, सिंपली इग्नोर द जो भी चीज दी गई हुई थी, अटेम्प्ट आंसर विदाउट स्ट्रेटेजाइजिंग एंड फॉर्मेट्स के बगैर आंसर करना, वेस्टेजेस ऑफ टाइम, अननेसेसरी लॉन्ग वर्किंग्स, ये आपकी मेजर रीजन ऑफ फेलियर्स। तो सिलेक्टिव स्टडी एनालिसिस के मुताबिक नहीं करनी, एक एक चैप्टर को इंपॉर्टेंट कंसिडर करना है सिवाय 2-3 चैप्टर्स के। ठीक, पेपर में जाने से पहले ग्रेड वाइज रिवीजन करनी है, हमने तैयार भी ग्रेड वाइज करना है। मैं बताता जाऊंगा ये ग्रेड में ये चीज हो गई है, हमारे इतने मार्क्स का पेपर हो चुका, ये जस्ट मैंने उसकी समरी बनाई हुई है। जी, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। टाइम लास्ट टाइम फर्स्ट में हुआ कि डिसीजन मेकिंग चीज़ ने ज़्यादा दे दिया, फिर वो क्वेश्चन लेंथी भी होता है, ऐसे पढ़ने में भी टाइम लगता है, समझने में भी, तो वो लेंथी पेपर नहीं, उसकी वजह से भी फेलियर की रीज़न ये ना। तो 40% रिजल्ट आया, उससे पिछले में 27 था। बच्चे तो छलांगे मार रहे थे। बेटा होता ये है कि जब पेपर मुश्किल आता है ना या लेंथी होता है तो फिर वो 100 मार्क्स में से नहीं, वो 110 या 115 मार्क्स में चेक हो रहा होता है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जिसने 60 मार्क्स का पेपर किया है तो एग्जामिनर के सामने वो 75 मार्क्स होते हैं, और जब पेपर आसान आता है तो R1 में क्या हुआ है, पेपर आसान था दिखने में, रिजल्ट क्या है 27%। ठीक, तब एग्जामिनर क्या करता है, इतनी छोटी सी मिस्टेक क्यों कर रहा है, ये तो ब्लंडर है, क्रॉस। जबकि जब लेंथी पेपर होता है, मुश्किल पेपर होता है, तब वो अपने आप को क्या कर लेता है, लीनियंट कर लेता है थोड़ा सा। तो उसमें मुश्किल पेपर में बच्चे ज़्यादा पास हो जाते हैं, आसान पेपर में बच्चे ज़्यादा फेल हो जाते हैं। ठीक, लेंथी पेपर नहीं होगा, मुनासिब पेपर होगा, अब 100 मार्क्स में इसी टेस्ट मार्क्स लेने हैं। लेंथी पेपर होगा, एग्जामिनर समझेगा कि वाकई लेंथी हो गया,
तो वो उसके मार्क्स खुद ब खुद बढ़ा देगा। वो 20 मार्क्स में से नहीं पेपर दे रहा होगा, या 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स में से नहीं है वो दे रहा होगा, उसके मार्क्स उसके बैक एंड पे 20 रखे होंगे उसमें, या 20 में से देने हैं मार्क्स, तो 15 में से 15 भी आ सकते हैं किसी बच्चे के। 20 में से अगर 15 आ गए तो 15 में से 15 मार्क्स उसको मिल गए, तो इस तरह से वो बच्चा पास हो जाता है। असल में आपने एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लिए, फॉर्मेट्स के ऊपर बच्चे काम नहीं करते और सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। वो ये देखते हैं, अच्छा बहुत सारे बच्चों को ये बताया जाता है ये 5 चैप्टर कर लो तो क्या है तुम्हारा 60 मार्क्स का पेपर हो गया, तो बाकी 35 मार्क्स जो है वो किधर गए, वो कहां से पूरे कर रहे हैं, उसको तो देख ही नहीं रहे तुम लोग। और बिलीव मी, मैंने लोगों को सुना है कि लोग बस इन 4-5 चैप्टर के ऊपर कहते हैं ये 4-5 चैप्टर हैं जो कि लाजमी है, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर कर लो तो 60 मार्क्स का पेपर। अब ये सबसे मुश्किल ग्रिड है, ठीक, 35 मार्क्स से 30 मार्क्स इसमें से हैं, तो जो आसान ग्रिड है जिसमें से 35 मार्क्स आने हैं भाई उसके ऊपर भी तो काम करो। तो आसान में से मार्क्स लेना आसान है या मुश्किल में से मार्क्स लेना आसान है, आप लोग बता दें। हमेशा पेपर करना चाहिए आसान पहले मुश्किल बाद में, और हर क्वेश्चन में आसान पहले मुश्किल बाद में। मैं क्लास में जब क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं ऐसे करवाऊंगा कि बताओ भाई आपने बताना है कौन सी एडजस्टमेंट आसान है कौन सी मुश्किल है, पहले कौन सी करनी है। मैंने तो सारी करवानी है ना, लेकिन पेपर में करनी कैसे है, क्वेश्चन को डील कैसे करना है पेपर करते हुए, ये इस चीज का फुकदान है हमारे अंदर। बस हमें सिर्फ ये तरीका आ जाए कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो नॉलेज हर बच्चे के पास है, जिसने पूरी क्लासेस ली है नॉलेज होगा इंशाल्लाह। सिर्फ फुकदान किस चीज का है, एग्जामिनेशन टेक्निक्स का, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा बाद में करना है, ये चीज सिलेक्शन। फिर जो सा क्वेश्चन पिक किया उसमें पहले एडजस्टमेंट कौन सी करनी है बाद में एडजस्टमेंट कौन सी करनी है, ये आप लोग बताएंगे मुझे 2-3 दिनों में ही। आपने पास पेपर जब शुरू होने आपने बताना है कि ये वाला एडजस्टमेंट पहले है ये एडजस्टमेंट बाद में। मैं कहूँगा बताएं, आपने कहना है ये वाला पहले, मैं कहूँगा ये लो ये पहले करते हैं, भले वो मुश्किल हो। मैंने तो 6 एडजस्टमेंट 6 की 6 करवानी है ना, क्वेश्चन डील करवाना है, तो हम इंशाल्लाह इस तरीके से करेंगे। कितना टाइम बाकी है कोई 10-15 मिनट, सिर्फ 3 मिनट, 1 बजे ख़त्म है हमारा। चलें कल से शुरू करेंगे, और कल इंशाल्लाह हम करेंगे 6 फार्मूलाज। कितने फार्मूलाज? 6 फार्मूलाज, और 6 फार्मूलाज के अंदर उनकी कुछ एप्लीकेशंस, और उसी के ऊपर हमारी सारी क्या नाम है CMA बेस कर रही होगी। उनमें से 3 से 4 फार्मूलाज आपने पहले से पढ़े हुए हैं, चाहे वो PRC का बच्चा है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्टर है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्टर नहीं है, ठीक। वो तीनों के उसमें से 4 फार्मूलाज तो आपको R1 में भी काम देंगे, R2 में भी काम देंगे, और CMA में भी काम देंगे, और 2 फार्मूला स्पेशल टू द CMA। तो इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं, और टाइम पर आ जाइएगा, मैं भी टाइम पर आऊँगा इंशाल्लाह, और कल हम फिर डिस्कशन को लेकर आगे चलेंगे, और परसों से इंशाल्लाह कोई पास पेपर भी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमने दोनों तरीक़ों से लर्न करने हैं। कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स देना ज़रूरी होते हैं, उसके बगैर वो चैप्टर हो नहीं सकता, और कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें हैं ही 4-5 पास पेपर्स, और उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत लंबे चौड़े नहीं है। तो कल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात होगी, और परसों इंशाल्लाह उससे रिलेटेड कोई 1 आधा ही पास पेपर पूरा एक ही हो पाता है तकरीबन, या 2 डिस्कस हो जाते हैं, या 1 हो पाता है। तो हम इंशाल्लाह इस तरीके से लेकर चलेंगे कि आपको इंशाल्लाह मुश्किल पेश ना आए। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी, और जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हों, ख़राब बिल्कुल ना हो, इम्प्रूव होंगे आप लोग। मैंने आपको कहा आपको 15 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जिन्होंने पहले से पढ़ा है क्या आसानियाँ हुई हैं या मुश्किल हुई है। लेकिन 15 दिन टेस्ट करना पड़ेगा, हफ्ते में पता चल जाएगा, लेकिन 15 दिन सही टाइम है किसी को भी जज करने के लिए।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं डिटेल में। इसके बारे में अच्छा गुजरात हाँ, अब ऐड से